नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं आपका भाई आपका दोस्त धीरज गुप्ता। जैसा कि आप देखते आए हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से, चाहे वो आम जनमानस की समस्या हो या फिर चुनाव पर चर्चा, हम लगातार जनमत की आवाज़ उठाते आए हैं और आपसे उसे रूबरू कराते आए हैं। आज हम बैठे हैं संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र के जो कस्बा है खजुरिया में। तो यूक्रेन और रूस के बीच जो ये युद्ध चल रहा है, इसमें हमारे भारतीय जो युवक हैं जो वहाँ पे शिक्षा ले रहे थे एमबीबीएस की या और भी जो बहुत अभी भी वहाँ पे बड़ी संख्या में वहाँ पे हमारे भारतीय नौजवान फंसे हुए हैं। उन्हीं में से एक नौजवान जो हमारे खजुरिया के हैं, अब्दुल मन्नान, ये वहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं और 5 साल 5 ईयर उनको हो चुका है। आप ये मान चलें कि अगले साल ये वहाँ से अपनी पढ़ाई समाप्त करके और अपने देश में आके लोगों की सेवा करते हैं। पर जो ये युद्ध हो गया है, जो बीच में ये युद्ध छिड़ा है रूस और यूक्रेन के बीच, इसने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और हम उस प्रश्न चिन्ह की बात बाद में करेंगे। पहले हम बात ये करेंगे कि वहाँ ऐसी परिस्थितियों में कैसे घर का लाल, घर का बेटा, जो बेटा एक पिता सोचता है कि ये बड़ा होकर कुछ बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, वो बेटा अगर ऐसी परिस्थितियों में फंसा हो तो परिवार के दिल पे क्या गुजरती है। रोंगटे खड़े, मेरे भी इस समय रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जबकि मैं आपको केवल वहाँ का वाक़या सुना रहा हूँ। मैं कभी न गया हूँ न जा पाऊँगा, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं, पर मैं आपको ऐसा वाक़या सुना रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और मेरे पास अब्दुल मन्नान बैठे हुए हैं जो वहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे और मैं उनसे पूरा वाक़या जानना चाहूँगा कि कैसे हालात रहे, उन हालातों में आप कैसे वहाँ रुके, कैसे आपने अपने जीवन को सुरक्षित रखा, कैसे आपको रोटी मिली, कैसे आपके साथ जो लोग थे, क्या आपके दिल पे बीत रही थी, कितने बार आपने परिवार से बात की। हम आपको यूक्रेन की कहानी अब्दुल मन्नान की ज़ुबानी सुनाते हैं। तो अब्दुल मन्नान जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं ये जानना चाहूँगा, आप किस सन में भारत से यूक्रेन गए हुए थे एमबीबीएस की शिक्षा लेने? सर 2017 में मैं यहाँ से यूक्रेन के इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था जी। अच्छा जी। अच्छा, ये देखिए पिछले लगभग 4 सालों से हालात सब बढ़िया चल रहे थे, अभी तक बढ़िया थे। लगभग अभी 10-15 दिन से हालात बेकाबू हुए हैं, जो ये युद्ध चालू हुआ है। ऐसी जब ये युद्ध चालू हुआ तो ऐसी परिस्थितियों में आप वहाँ कैसे रहे हैं, कैसे, थोड़ा सा वहाँ का मुझे जो एक लाइव होता है, जो आपने समझा देखा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। सर मैं इवानो फ्रैंकोविच में था, उस सिटी में। जब वहाँ पे जब एयर स्ट्राइक और जब शेलिंग होना स्टार्ट हुई थी तो हम लोगों को एज ए गाइडलाइन तुरंत बताया गया। कुछ हमारे फ्रेंड्स ने हमें कॉल किया खार्किव से, जो मुझे हमने बताया कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो फिर उसके बाद से हम लोगों ने प्रिकॉशन लेने की कोशिश की ताकि जो फूड की जो नेसेसरी होती है, जो चीज़ें, वो हम ताकि स्टोर कर सकें। तो सबसे पहले की थी हम लोगों ने ग्रोसरी मार्केट जाना शुरू किया ताकि हम सुबह 4 बजे एक एयर स्ट्राइक हुई थी हमारे जस्ट 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के रेंज में। तो फिर हम लोगों ने तुरंत ग्रोसरी मार्केट स्टार्ट की ताकि ला के चीज़ें रख लगे। उतना रश था वहाँ पे उस वक्त। फिर कैसे तैसे हम लोगों ने चीज़ों को हैंडल किया, ला के रखा, स्टोर कर लिया। फिर हम लोग के पूरे सिटी में पैनिक सिचुएशन आ चुकी थी और ऐसा पैनिक सिचुएशन था कि हम सोच नहीं पा रहे थे कि यहाँ पे चल क्या रहा है और हमें करना क्या है और कैसे क्या चीज़ हैंडल करनी है। बट हमारी यूनिवर्सिटी कहती थी कि एवरीथिंग इज़ ओके एंड वी आर लाइक विथ यू। सो देखते हैं कि कुछ ऐसा भी कुछ भी होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि हम वहाँ पे रुके हुए थे, हमें अंडरग्राउंड में रहने के लिए बोला जाता था। और जब भी वहाँ पे सिटी में जब सायरन बजा करती थी तो सायरन काफ़ी लाउड बजा करती थी, तो हमें वो होती थी, चेतावनी होती थी कि आप जल्द से जल्द आप बंकर में चले जाएँ, नीचे चले जाएँ। और अपनी रात में जो सारी पूरी अपार्टमेंट की, पूरी सिटी की लाइटें एकदम बंद रहा करती थी ताकि किसी को कुछ दिखे नहीं, ताकि लाइटें ना पता चले कि ये सिटी स्टार्ट हो गई है यहाँ से। इस वजह से तो काफ़ी ये चीज़ हमारे लिए बहुत पेनफुल रहा है। हम पूरी रात हम सो भी नहीं पाते थे। हम ये सोचते थे कि अब पता नहीं क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, कौन सी गाइडलाइन आएगी, कैसे हमें यहाँ से निकलना है, हमें ये सब चीज़ का कुछ नहीं पता था। और इंडियन एम्बेसी से सिर्फ ये गाइडलाइंस आती थी कि बस जो जिसको जाना है, जिनकी नेसेसरी चीज़ें नहीं है, वो जा सकते हैं। बट ऐसा था कि 20,000 18,000 लड़के हैं वहाँ पे, जिसमें से अगर 2 फ्लाइटें अरेंजमेंट हो जाती हैं तो फिर कैसे सारे निकल पाएंगे। अच्छा, जब आप बंकर में होते थे, वहाँ खाने पीने की लेकर व्यवस्थाएं कैसे आप लोग अरेंज करते थे? कैसे वहाँ तो सर्दी का, चूँकि ठंड बहुत लगती है, तो इन चीज़ों को कैसे आप लोग मैनेज करते थे?
सर जब सायरन बजता था, जब हमें बंकर में जाने का वो दिया जाता था, तो हम बंकर में जाते थे। बट हमारे बंकर में अगर हमारे पास कुछ भी पड़ा हो, जैसे कि हमारी स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ खाने के लिए अगर हमारे पास पड़े हैं फ्रूट्स वगैरह, तो हम वो चीज़ को लेके फटाफट बंकर में शिफ्ट हो जाते थे, ताकि जगह भी मिल सके, क्योंकि इतना रश होता था वहाँ पे। और वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, बस एक छुपने की जगह थी कि बस वो बंकर है, वहाँ पे आप सेफ रहें, बस वो हम तुरंत भाग जाया करते थे वहाँ पे। अच्छा, जहाँ आप बंकर में रुके हुए थे, वहाँ से जो आप बॉर्डर पे, जिस बॉर्डर पे आपको जाना था, जिस बॉर्डर से होते हुए फिर आप भारत में आए, अपने परिवार से मिल सके, वहाँ की थोड़ी सी डिटेल बता दीजिए कि उस बंकर से कैसे पहुँचे, किन हालातों में पहुँचे, क्या आपको पर्सनल खर्च करना पड़ा या कुछ किसी की मदद मिली, इसको लेकर थोड़ी सी जैसे कि मैं 27 डेट को वहाँ से मैं निकला, और फिर मैंने यूनिवर्सिटी के कांटेक्ट में आके मैंने डीन से बात की, तो डीन ने हमारी हेल्प की। उन्होंने एक दो बसों का अरेंजमेंट कर दिया। और हालांकि जब मैं फिफ्थ ईयर में हूँ वहाँ पे, तो मेरे जूनियर्स ही काफ़ी थे, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर कि मैं उनको लेके साथ में चलूँ। तो 78 स्टूडेंट्स थे टोटल मेरे साथ, और बस का अरेंजमेंट कर दिया, बस का सब कुछ हमने पे किया। और फिर उसके बाद से हम जब पहुँचे जब बॉर्डर के पास, तो हम रोमानिया सीरत बॉर्डर के पास पहुँचे, तो वहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ था। और वो चीज़ हमें पता थी पहले से कि बहुत ज़्यादा जाम लगा है, क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक इंडियंस के लिए नहीं खुला हुआ था, वो पूरे सभी फॉरेनर्स के लिए खुला हुआ था। इवन यूक्रेनियन भी अलाउ थे, उधर से जा सकते हैं। तो वहाँ से हमें बस वाले ने रोक दिया, फिर वहाँ से हमें बाई वॉक जाना पड़ा था, और स्नोफॉल भी हो रही थी उस वक्त। कितने किलोमीटर आप लोग पैदल चले होंगे? सर 8 किलोमीटर हम लोगों ने पूरे बच्चों को लेकर मैं पैदल चला था। 8 किलोमीटर के बाद मैं 3 बजे के करीब में पहुंचा था बॉर्डर पे, सीरत बॉर्डर पे। अच्छा, वहाँ पे जो ये परिस्थितियाँ थी, ऐसे में कितना आपके वहाँ के लोकल ने, प्रशासन ने कितना सहयोग किया? सर लोकल प्रशासन ने तो उतना कुछ नहीं किया, क्योंकि वो खुद भी उनसे जो इन्वॉल्व हैं वो खुद भी परेशान थे, क्योंकि आधा यूक्रेनियन सिविलियंस जो थे वो भी छोड़ के जा रहे थे। तो इस चीज़ में तो हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें थोड़ी बहुत हेल्प की, बस ये कि उन्होंने हमारे लिए बस अरेंजमेंट कर दिया। बट जो हमारे लोकल पीपल थे, जो हमारे इंडियन थे, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, और अभी भी कर भी रहे हैं। बॉर्डर पे लोगों को, इंडियंस को निकलवा रहे हैं। बाकी एम्बेसी की थी, तो एम्बेसी जब आप उन हालातों में वहाँ फंसे हुए थे, तो आपने भारतीय दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की होगी, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है मदद मांगी होगी, कितनी वो कारगर रही, कितना उसका फर्क पड़ा? सर इंडियन एम्बेसी की जो गाइडलाइन आती थी वो सिर्फ हम देख पाते थे, और उस पर हम ही को जो कुछ था हमें को सोचना था, समझना था, जो कुछ करना था। और अगर हम किसी से कहें कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें हेल्पलाइन नंबर दिया जाता था कि आप इस हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लो। बट ऐसा था कि हम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, भले आप 10 बार कर लो, 50 बार कर लो, बट वो हेल्पलाइन नंबर नहीं काम करती थी। तो जो कुछ करना था वो खुद से करना था वहाँ पे। और जो अगर गाइडलाइन आती थी जहाँ रहना है, तो बस अगर कुछ था कि या तो आप वहाँ पे रह लो, ठीक, वरना फिर नेक्स्ट कॉल या किसी चीज़ की इंतज़ार करो। देखिए, अब्दुल मन्नान जी जो कह रहे हैं, मैं दो पंक्ति बताऊंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे, बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। तो जो हेल्पलाइन दूतावास से मिली थी, उस पर मुझे लगता है बामुश्किल वो नंबर या संपर्क हो पाता है। इन्होंने उस खुदा के पैगाम को ही सर्वोपरि किया और खुद पे विश्वास रखा। और जब हम खुद पे विश्वास रखते हैं तो हम मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। वही आप बता रहे हैं कि वहाँ से ये था कि आप खुद पे विश्वास रखें। तो कैसे आपकी जो हिम्मत है, जो आपका जज्बा था, देखिए वो काबिले तारीफ, और हम उसको सल्यूट करते हैं कि आपने ऐसी परिस्थितियों में अपने आप कैसे वहाँ से पार होके और भारत आए हैं। ये आप पर ईश्वर की भी बहुत बड़ी कृपा है। तो फिर वहाँ से आप किस बॉर्डर पे पहुँचे? सर वहाँ से मैं सीरत बॉर्डर पे पहुँचा, और फिर जब सीरत बॉर्डर पे मैं पहुँचा तो वहाँ से एम्बेसी के लोग वहाँ पे रुके हुए थे, जो कि जैसे कि एम्बेसी के काफ़ी लोग थे वहाँ पे, एक दो लोग थे जो बॉर्डर के उस पार रोमानिया बॉर्डर में खड़े थे। तो एक बार हमें बस जस्ट इंटर होना था, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेनियन आर्मी फोर्स लगी हुई थी और काफ़ी रश था, सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के वहाँ पे लोग थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि मैं जब 3 बजे मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके वहाँ पे मैं पहुँचा, फिर उसके बाद से मेरी जो एंट्री हुई, मैं कंटिन्यूसली वहाँ पे मैं खड़ा रहा हूँ। मैं लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, कोई कहीं से नहीं हिला। वो कोशिश यही करते रहे कि हम बॉर्डर के पास ही पहुँचे, दूर नहीं जाएँ। और फिर रात में हमारी एंट्री हुई 1 बजे और मेरे फ्रेंड्स की एंट्री हुई थी 3 बजे के करीब रात में। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से पहुँचे, तो वहाँ से हमको एम्बेसी से ये था कि उन्होंने अरेंजमेंट ये चीज़ कर रखी थी कि इमिग्रेशन वगैरह को ये सब चीज़ें वो देख रहे थे। और कुछ लोग थे वहाँ पे जो कि बोल रहे थे कि चीज़ें पैनिक ना हो, ठीक है, हम हैं आपके साथ, दिलासा दे रहे थे हमें। अच्छा, ऐसा कोई वाक्या
देखिए, आपने इससे पहले कभी कोई युद्ध भी नहीं देखा होगा, मुझे लगता है सुना भी नहीं होगा। जहाँ पे आप हैं वहाँ के देश में युद्ध चल रहा है, तो ऐसा कोई वाक़या जो आपके दिल को जिसने झंझोर के रख दिया, आपको कुछ मतलब अंदर से एक वो महसूस हुआ कि अब क्या होगा? सर ऐसा कोई वाक़या तो उसी दिन से ही है जिस दिन से वॉर शुरू हुआ। उसी दिन से हमारा ये रहा है कि हमें नहीं समझ में आता था, क्योंकि हमारा जो सिटी था जो इवानो फ्रैंकोव्स्क, उसमें भी स्ट्राइकिंग हो रही थी और वो भी रडार पे था और हमें टेंशन इस थी। और आए दिन एक एक घंटे पे जब सायरन बजने लगे, सारे लोग भाग के बंकर में जाने लगे, शटल होने लगे और आर्मी की चीज़ें बढ़ाई जा चुकी थी बहुत ज़्यादा। हर अपार्टमेंट के पीछे और हर अपार्टमेंट के आगे, अपार्टमेंट के अंदर हर जगह आर्मी की सैनिक सब कुछ बढ़ चुके थे। तो वो हमें इस चीज़ में ये टेंशन था कि अब आगे क्या होगा। हमें खुद भी नहीं पता है कि हम यहाँ से निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात की है और बिल्कुल सही बात की है कि ऐसी परिस्थितियों में कि कोई दो घरों में युद्ध नहीं चल रहा है, दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये खुद भी हम नहीं बता सकते कि हम वहाँ से जीवित निकल भी पाएंगे या नहीं। वही ये अब्दुल मन्नान का कहना है कि मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि मैं अपने वतन, अपने परिवार के पास पहुँच पाऊँगा या नहीं, पर देखिए ईश्वर की कृपा रही। अच्छा, हम एक लास्ट सवाल अब्दुल जी आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आप इन परिस्थितियों में उस देश से अपने देश और अपने परिवार के पास पहुँचे हैं, इसमें कितनी मदद आपकी मतलब भारत सरकार ने की है और कितनी मदद आपके परिवार तो हमेशा ही मदद करता है, इसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? सर इसके पीछे मैं सभी को ही श्रेय देना चाहूँगा, जो मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव या फिर जो अननोन लोग हैं, वो भी जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की हैं कि मैं यहाँ पे आऊँ। और प्लस इंडियन गवर्नमेंट को भी एक वो देना चाहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इतना अरेंजमेंट हमें किया। बट हम कोशिश करते हैं हम कि अभी हम हमारे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि अभी और अच्छा हो सकता था। जो अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ कलीग्स जो ऑलरेडी सुमी स्टेट में फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया, मेरे गार्जियन खुश हैं, मेरे लोग यहाँ पे खुश हैं, बट हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे इंडियंस हमारे आ जाएं यहाँ पे, तो हम अच्छे से खुश होंगे कि ताकि वहाँ पे हालात बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी हैं। जहाँ पे आप हैं वहाँ भी कितने और भी अपने भारतीय युवक ऐसे होंगे जो फंसे हुए होंगे? कितनी क्या संख्या? सर डिफरेंट रीजन में कहीं 200 हैं, कहीं 500 हैं। तो ये तो मेरे लिए तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एम्बेसी क्या करती है कि एक वो बनाती है कि उनके पास डाटा होता है कि कौन से बच्चे कितने रीजन में हैं। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं ये मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि खारकिव रीजन में अभी भी फंसे हुए हैं, उनको उधर से ट्रेन में बैठने तक की जगह नहीं मिल रही है। सबसे डेंजर इलाका कौन सा आप कहेंगे? जैसे आप तो उस देश में चूंकि थे, तो आसपास जी। का 100-200 किलोमीटर के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रहती होगी। ऐसा कौन सा इलाका था जहाँ सबसे ज्यादा हालात खराब? यूक्रेन का ऐसा था कि सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी खारकिव की सबसे पहले। फिर उसके बाद से जैसे कि आप सुने होंगे कि लुगांस और दोनेट्स्क जो एरिया था, ये पहले ही इन्वेजन हो चुका था। पर फिर उसके बाद से खारकिव सबसे मोस्ट डेंजर जो एरिया वो पड़ा हुआ था, वो पड़ा था। फिर उसके बाद से कीव आया अंडर में। बट इन दोनों के चक्कर में हम लोग सुमी स्टेट नेशनल की बच्चों को भूल गए कि वो भी इतने सारे बच्चे हैं। हालांकि गाइडलाइन आ रही थी, ध्यान उन पर भी दिया जा रहा था, बट कहीं ना कहीं कि वो बच्चे सारे के सारे अभी वहीं पे फंसे हुए हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात ये कह रहे हैं और मैं फिर कहूँगा कि अपनी मुसीबत तब कम लगती है जब सामने वाले पर हमसे बड़ी मुसीबत होती है। और अब्दुल ने ये मुसीबत देखी है कि ये जहाँ थे वहाँ के हालात तो ख़राब थे, पर इतने ख़राब नहीं थे कि उसको ये बेकाबू देख सकें। पर जहाँ पे और भी हमारे भारतीय युवक फंसे हुए हैं, जैसा कि आपने एक नाम लिया। जी, मेरे अभी कुछ है, नसरुद्दीन एक फ्रेंड है, वो भी फंसा हुआ है सुमी स्टेट वगैरह में। और काफ़ी फ्रेंड है, जैसे कि अभी जूनियर्स भी मेरे काफ़ी फंसे हुए हैं, खारकिव में फंसे हुए हैं। संपर्क हो रहा है आपका क्या अपने दोस्तों से? जी, अभी एक दिन पहले मेरी संपर्क हुई थी, तब से मेरा अभी कांटेक्ट नहीं हो पाया है। वो पता नहीं वो फ्लाइट में है या फिर कहाँ है, मुझे ये सब नहीं पता। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बात करने की, ताकि पता चल सके वो। क्योंकि खारकिव से जब वो ट्रेन चली थी तो इंडियंस को अलाउ उसमें घुसने नहीं दिया रहा था। कुछ यूक्रेनियंस मार भी रहे थे, अलाउ नहीं कर रहे थे घुसने के लिए। तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी कि वो कैसे मैनेज करके चले वहाँ से। अच्छा, चूंकि 5 साल का आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ये 5वां साल चल रहा था, तो अब लास्ट ईयर जो आपका बचता है, तो कैसे क्या कोई वहाँ से कोई आश्वासन आपको मिला है कि नहीं आप हालात को ठीक होने दीजिए, हम आपको कराएंगे, ऐसी कोई जानकारी आपको? सर हमारी यूनिवर्सिटी से गाइडलाइन आई थी कि अभी आपकी जब लगभग 26 से गाइडलाइन ये आई कि आपकी छुट्टियां हो गई हैं अभी 12 मार्च तक की। फिर उसके बाद से आपकी क्लासेस ऑनलाइन ही स्टार्ट होंगी।
तो अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन स्टार्ट हो जाए ताकि हमारे जो ये ईयर है ये तक हम अच्छे से ख़त्म कर सकें। देखिए, ऑनलाइन क्लासों का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो कोविड-19 के दौरान रही हो या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, तो ऑनलाइन क्लासेस से ये होगा कि ये अपने परिवार में, अपने घर के बीच बैठकर अपनी पूरी शिक्षा कर सकते हैं। और बहुत अब्दुल मन्नान जी, फिर मैं आपको सैल्यूट करूंगा, आपके जज्बे को भी सैल्यूट करूंगा कि आप ऐसी परिस्थितियों में आपने अपना आपा नहीं खोया, आपने अपने परिवार के पास जो पहुँचे हैं, ये ईश्वर की भी आप पे बड़ी कृपा रही है। और जो जिसने भी आपकी मदद की, ईश्वर उसको भी, उसकी भी मदद करेगा। हम आपके पिताजी से भी 2 शब्द पूछना चाहेंगे। सर, आपका बेटा ऐसी परिस्थितियों में, मुझे लगता है कि 10, 15, 20 दिन वहाँ फंसा रहा और आप भावुक हैं, और हर पिता भावुक होता है जिस परिस्थितियों में ये बेटा आपका आपके पास पहुँचा है। और कहीं ना कहीं बहुत परिस्थितियाँ वो ख़राब थी। सर, आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे और आपके बेटे ने, आज आप सब साथ में हैं। आपके जैसे और भी बेटे वहाँ अभी फंसे हुए हैं। अगर आप उनके लिए सोचेंगे तो आपके ये आंसू कहीं ना कहीं रुकने का काम करेंगे, क्योंकि एक ये हमारा बेटा है, पर जो हमारे देश के लाल जो वहाँ फंसे हुए हैं, जो जिनके परिवार में कोई इकलौता होगा, कोई कैसा होगा, वो भी सर वहाँ फंसे हुए हैं। थोड़ा सा उनके बारे में सोचिए तो आपके अंदर हिम्मत आएगी। तो सर, थोड़ा सा एक सवाल बस यही चाहूँगा कि आपका बेटा इतने दिन फंसा रहा तो दिक्कतें तो होती हैं, परिवार दुखी होता है। तो सर, ऐसी परिस्थितियों में आप बहुत परेशान रहे, आपका परिवार, आपका रिश्तेदार। तो सर, अब तो आपका लाल आपके पास आ चुका है, और जो लाल वहाँ फंसे हुए हैं उनके लिए आप कहना क्या चाहेंगे? मैं उनके लिए बहुत दुआएं करता हूँ, चाहे किसी कास्ट के भी लोग हों, क्योंकि सबकी माँ बाप औलाद औलाद होती है। और इसमें सबसे योगदान रहा है मीडिया का। देखिए, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इस बात को हाईलाइट आप लोगों ने किया है, ठीक ना। और ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि ईश्वर जहाँ भी बच्चे हैं खुश रहें और जल्दी से जल्दी अपने वतन को, अपने माँ बाप के घर आ जाएं उनके पास। देखिए, इनका बेटा अब्दुल हमारे साथ बैठा हुआ है और ये बिल्कुल सुरक्षित अपने घर पहुंच चुका है। पर इनके पिता का कहना है, देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जो कहावत है इसको चरितार्थ, क्योंकि एक हिंदुस्तान जो ये हमारा देश है, ये गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ते में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई बन के ही रहते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इसको जो भी वो देती हों, खैर उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। पर ये देखिए आप हिंदुस्तान का प्यार, कि उनका बेटा बैठा हुआ है, पर उनके बेटे के जैसे कितने बेटे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। और आपने देखा कि उनकी आंखें नम थी। नम इसलिए थी कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी माँ बाप होगा, कोई भी परिवार का सदस्य होगा, तो उसके दिल पे जो बीतेगी वो हम आप बयान नहीं कर सकते, वो वही बयान कर सकते हैं। कुल मिलाकर बेटा अब्दुल घर आ चुका है, आगे की शिक्षा ऑनलाइन करेगा। हालात सही होंगे तो अब्दुल फिर जाएगा, जज्बे से जाएगा, और शिक्षा करके अपने पिता, अपने देश, अपने कस्बे का नाम रोशन करेगा। लेटेस्ट न्यूज़ यूपी के लिए गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट।